Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Web Design and Development course in lecture number 23. लास्ट लेक्चर में हमने .NET के हवाले से बात स्टार्ट की थी और उसमें हमने .NET का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है या फ्रेमवर्क है, सबसे पहले हमने उसको डिफ़ाइन किया था और उसके जो बुनियादी फ़ीचर्स हैं वो हमने एक्सप्लेन किए थे। उसमें CLS, CLI और MISL जो है, इस तरह के चीज़ें हमने डिफरेंट डिस्कस की थी जो कि यूनिक बनाती हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को। उसके बाद हमने C# लैंग्वेज को स्टार्ट किया था और उसके हवाले से जो बेसिक उसका सिंटेक्स है उसमें हमने डाटा टाइप्स और इस तरह की चीज़ें डिफ़ाइन की थी जो कि काफ़ी मिलती जुलती हैं आपकी C++ से या जावा लैंग्वेज से। तो आज हम जो बकिया हिस्सा रह गया है C# का, उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और फिर फाइनली हम ASP.NET जो है उसके ऊपर बात करेंगे कुछ लेक्चर्स में। जहाँ तक हमने कल बात की थी कि लूप्स वगैरह, इफ़ स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस कैसे बनती हैं, टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, आज जो बकिया चीज़ें रह गई हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले C# का जो इनहेरिटेंस है उसके हवाले से अगर मैं बात करूं कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ इनहेरिटेंस। Inheritance allow us to define a class in the term of another class, which make it easier to create and maintain an application. And this also provides an opportunity to reuse the code, functionality and speeds up the implementation time. अब जहाँ तक इनहेरिटेंस की बात है, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम पहली दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि आपने पिछले ऊप के कोर्स में पढ़ा होगा और इसको C++ के हवाले से इस्तेमाल भी किया होगा। यहाँ भी इनहेरिटेंस का वही मतलब है जो C++ में है, यानी हम मुख्तलिफ़ क्लासेस बनाते हैं और कुछ क्लास को हम इनहेरिट करवाएंगे किसी बेस क्लास से। जिस क्लास से हम इनहेरिट करवाते हैं उसको बेस क्लास कहते हैं और जो इटसेल्फ यानी इनहेरिट होती है क्लास उसको हम ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। एंड सच केस इन दोनों क्लासेस के दरमियान जो है वो इज़ ए काइंड ऑफ या इज़ ए का रिलेशनशिप होता है जो कि एक जेनेरिक चीज़ है। अब अगला सवाल पैदा होता है कि इनहेरिटेंस होती कैसे है C# में, तो इसका जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल मिलता जुलता है आपकी बेस क्लास यानी जो C++ का तरीक़ाकार है। यहाँ पे आप देखें कि पब्लिक क्लास या प्राइवेट क्लास और उस क्लास का नाम आएगा, यानी ये तो हमारी बेस क्लास होगी। एंड देन हम एक ड्राइव क्लास बनाएंगे। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर्सन की क्लास बनाई है, नीचे मैं क्लास स्टूडेंट की बनाऊँगा एंड ये सिंगल कॉलन से इनहेरिटेंस का ये ऑपरेटर कह लें और इसको हम उस क्लास जिससे इनहेरिट करेंगे उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे ये बेसिकली ये कोलन का जो ऑपरेटर है ये इनहेरिटेंस करवाता है, तो ये बेसिक ऑपरेटर है। अब यहाँ एक एग्जांपल देख लें आप। ये बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इनको आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव समझ लें या इनको पैकेजेस समझ लें या नेम स्पेसेस समझ लें। ये वो क्लासेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रोग्राम में। तो ये सिस्टम है, system.collection.generic, system.link, system.text और system.threading.techtasks। नेम स्पेस हम बना रहे हैं यानी इनहेरिटेंस एप्लीकेशन के नाम से। क्लास हम बना रहे हैं शेप के नाम से, यानी फ़ाइल या प्रोजेक्ट को जो आप नाम देते हैं बेसिकली वही नेम स्पेस होता है, उसका नाम होता है। या मैं कह रहा हूँ कि शेप की क्लास है और उस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो सेट विड्थ है। सेट विड्थ के अंदर हम एक यानी W पैरामीटर है जो कि W इस विड्थ में सेट हो रहा है। उसके बाद सेट हाइट है तो H हो रहा है। बाकी इसमें कुछ प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, इंट विड्थ और हाइट, और उन्हीं को हमने यहाँ पे सेट करवाया है। अब ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स किस लिए, ये आपका वही कॉन्सेप्ट जो C++ में है कि ये प्रोटेक्टेड मेंबर आप
इनहेरिटेड क्लास यानी ड्राइव क्लास के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द वर्ल्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। ये हमारी अब जो है वो ड्राइव्ड क्लास है रेक्टेंगल की, जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं शेप की क्लास है। ये देखें, ये वो इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही है। नीचे अब हम इसके मेथड लिख लेते हैं रेक्टेंगल क्लास के। गेट एरिया में हम हाइट और विड्थ जो है उसको रिटर्न करवा देते हैं। अब ये हाइट विड्थ जो है वो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, हम इनको अब एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरी एक क्लास बना रहे हैं जो कि मेन क्लास के लिए यानी मेन फंक्शन के लिए टेस्टर क्लास है। इसमें स्टैटिक वाइड मेन, ये वही आपका मेन फंक्शन। इसके अंदर हम रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनिशियलाइज़ करवाया उसके बेस कंस्ट्रक्टर से। नीचे हम रेक्ट डॉट सेट विड्थ 5 कर देते हैं, रेक्ट डॉट सेट हाइट जो है वो हम 7 कर देते हैं, और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, ये वही मेथड है जो स्क्रीन पे आउटपुट करता है। टोटल एरिया ये मैसेज हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 0 प्रिंट करवाया, उसके बाद रेक्ट डॉट गेट एरिया प्रिंट करवाया। फाइनली यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की है, यानी जो आप कीबोर्ड से इंटर करेंगे उसको ये रीड कर देती है, कि जैसे गेट ch वगैरह होता था C++ या C में, इधर यहाँ पे कंसोल डॉट गेट रीड की इस्तेमाल होती है। ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको दे दिया है। अब आप इसको यानी विजुअल स्टूडियो में पुट करें, इसको चलाएं, इसके साथ चेंजेस करें इसमें और इसी तरह के प्रोग्राम बनाएं, ताकि आप लोगों को पहले जैसे C++ से प्रोग्राम आपके पास पड़े होंगे, वो बुक भी होगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है उन तमाम प्रोग्राम को C# में कन्वर्ट करें। आप इजीली कर सकते हैं, कोई ख़ास इसमें मुश्किल नहीं है। मेजर जो C# का सिंटैक्स होता है वो मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। क्लासेस नेम स्पेस का नाम तो जो आप प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे वही बन जाएगा, बाकी क्लास का नाम आपने वही रखना है जो C++ में है, बाकी वेरिएबल्स भी आप वही रख लें। सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा, सिर्फ यहाँ इनपुट आउटपुट में फ़र्क आएगा, बाकी तकरीबन वैसा ही है। आगे पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैव द मैनी फॉर्म्स, यानी एक चीज़ अपनी कई एक मुख्तलिफ शक्लें हमारे सामने रह जाती है। यानी मैसेज एक है और यानी फ़र्ज़ करें मैं प्रिंट का मैसेज कहता हूँ तो PDF फ़ाइल भी प्रिंट हो रही है, वर्ड की फ़ाइल प्रिंट भी हो रही है, JPG फ़ाइल भी प्रिंट हो रही है। इसी तरह मैं ड्रॉ कहता हूँ तो ड्रॉ के मैसेज में आप देखें कि उसमें सर्कल भी ड्रॉ हो रहा है, पॉलीगॉन भी ड्रॉ हो रहा है, एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रॉ हो रही हैं और इसको हम जो है वो इस तरीके से देखते हैं। बाकी पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, दोनों होते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज़ रिस्पॉन्स टू ए फंक्शन डिटरमिन एट द कंपाइल टाइम, यानी कंपाइल टाइम को हम कंपाइल टाइम के ऊपर तमाम बाइंडिंग होती है, उस फंक्शन का रिस्पांस जनरेट होता है। लेकिन डायनामिक बाइंड में रन टाइम के ऊपर ये काम होता है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म भी वही C++ वाला फंक्शन है, सारा उसी तरीके से काम करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैटिक बाइंड, और जो आपकी डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें हम डायनेमिक बाइंड उसको कहते हैं, या रन टाइम बाइंड कहते हैं, या एग्जीक्यूशन बाइंड कहते हैं। अब इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है या ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है आपके सामने। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में C# allows you to create the abstract class that are used to provide the partial class implementation, यानी यहाँ पे अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कंक्रीट क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आप जो है वो इजीली यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म उसमें फिर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनानी पड़ेंगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जाता, जस्ट उनको यूज़ करने के हवाले से, रीयूज़ करने के हवाले से हम बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कंटेन्स द एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय ड्राइव्ड क्लास। इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में तमाम मेथड्स होंगे वो बेसिकली इम्प्लीमेंट होंगे ड्राइव्ड क्लास के अंदर, यानी जो भी ड्राइव क्लास होगी वो उन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देगी। द ड्राइव्ड क्लास हैव मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी, ड्राइव क्लास की अपनी जो है वो फंक्शनैलिटी होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अब ये कॉन्सेप्ट भी C++ में पढ़ चुके हैं।
यहाँ पे हम ओवरलोडिंग तो नहीं करने वाले क्योंकि ये अब एक और कोर्स कॉन्सेप्ट हो जाता है लैंग्वेज का। हमने क्योंकि ASP.NET में मूव करना है तो इसके लिए हम सिर्फ आज ओवरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं ये सारे हैं, सिर्फ जो नहीं हो सकते वो नीचे हैं। अब ये आपके सामने असाइनमेंट का ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, एरो ये ऑपरेटर है यानी पॉइंटर्स के लिए जो इस्तेमाल होता है। ये ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं हो सकते, असाइनमेंट ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं हो सकते, बाकी सारे हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स सारे हो सकते हैं। C# प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ आर नेम्ड मेंबर्स ऑफ क्लास, स्ट्रक्चर्स एंड इंटरफेसेस। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्लास के मेंबर्स को कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेसेस एंड स्ट्रक्चर्स। मेंबर्स वेरिएबल और मेथड इन द क्लास और स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फील्ड्स। अब जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं आप क्लास के मेंबर्स के तौर पे या डाटा मेंबर्स उनको हम कहते हैं, उनको फील्ड्स भी कहा जाता है, प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। C++ में हम उनको डाटा मेंबर्स कहा करते थे। प्रॉपर्टीज़ आर एन एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड्स एंड आर एक्सेस्ड यूजिंग द सेम सिंटेक्स। तो इनका सिंटेक्स जो है वो एक जैसा होगा, जैसे इनको हम एक्सेसर्स भी कहते हैं वैल्यूज़ की। इनको हम प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड। अभी हमने लास्ट जो एग्जांपल पढ़ी थी उसमें हाइट और विड्थ वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ थी उस क्लास की। ऑपरेटर्स और उनकी प्रेसिडेंस, अब ये सारी वही है जो C++ में वही ऑपरेटर्स हैं, वही हैं, कोई नया ऑपरेटर इसमें नहीं है। वही रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, ऐड, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसी तरह प्राइमर के में टाइप ऑफ का है, अनचेक्ड का है, यूनरी में वही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का है, टिल्ड साइन है, प्लस नेगेटिव साइन बनाने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर वही ऐड और नॉट हैं। कंडीशनल वही टर्नरी ऑपरेटर है जो हम नॉर्मली इफ एल्स के साथ इस्तेमाल करते थे। असाइनमेंट ऑपरेटर में वही इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस यानी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इसमें ये सारे, यानी जिसमें हम डिवाइड और इक्वल इकट्ठे कर सकते हैं, माइनस और इक्वल, ये सारे वही ऑपरेटर्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स जो हैं यानी इफ एल्स वगैरह जो है जो सिंपल सिंपल जो स्टेटमेंट्स हैं यानी हम प्लस माइनस जो करते हैं, हर स्टेटमेंट को हमने एक तो सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होता है एज यूजुअल, जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं। उसके बाद असाइनमेंट में वही असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। अब ये देखें ये स्टेटमेंट और C++ या C की स्टेटमेंट आपने कभी लिखी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र आएगा। मेथड कॉल करना है तो हम देखें पार्ट्स और ये सेपरेट का मेथड कॉल कर रहे हैं, तो इस तरह हम मेथड कॉल कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट अब आप देख लें सेम वही है, इफ़, एल्स, इफ़ और एल्स। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये वाली लाइन आपको C# के हवाले से नज़र आएगी क्योंकि वहाँ प्रिंट ऑफ यूज़ करते थे आप, Cout यूज़ करते थे। यहाँ पे console.write लाइन जो है वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसमें अब आप देखें कि वही हम कह रहे हैं कि जो CH है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 9 होगा। तब हम क्या करेंगे इसकी यानी वैल के अंदर CH में से -0 करके ये डाल देंगे। इसी तरह एल्सिफ में सारे A to Z आ जाएंगे सारे। अब ये सारी कंडीशन है जो आपको नज़र आ रही है। स्विच स्टेटमेंट लिखने के हवाले से तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे आप देखें C++ में स्विच में सिर्फ इंटीजर दे सकते थे आप या एक करैक्टर दे सकते थे, पूरी स्ट्रिंग नहीं दे सकते थे। लेकिन C# की स्विच थोड़ी सी एडवांस्ड है, मतलब उससे ज़्यादा मतलब एफिशिएंट है। उसके जो ड्रॉबैक्स थे, कोड फॉल थ्रू कर जाता था उसमें, इसमें नहीं करता। ये इसके जो बुनियादी फीचर्स हैं जो इसमें रखे गए हैं। यहाँ पे आप देखें कि स्विच कंट्री, जैसे कंट्री के ऊपर हम इसको स्विच लगा रहे हैं तो अगर तो जर्मनी है या ऑस्ट्रेलिया है या स्विट्ज़रलैंड है तो तब हम नीचे उनकी लैंग्वेज में जर्मन सेट कर देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद अगर इंग्लैंड है, US है तो उसकी इंग्लिश सेट कर देते हैं। नल है तो फिर हम कहते हैं कि नो स्पेसिफाइड, बाकी डिफ़ॉल्ट में कि हमें लैंग्वेज का ही नहीं पता। ये अब सारी केसेस अगर फॉल्स हो जाएंगी तो फिर ये वाली चल जाएगी। न्यूमेरिक करैक्टर आप कुछ भी स्विच में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि C++ में हम जस्ट इंटीजर डाल सकते थे या फिर कोई करैक्टर वगैरह डाल सकते थे, लेकिन इसमें स्ट्रिंग भी चल जाएगी, एनिमरेशंस भी चल जाएंगी, न्यूमेरिक डाटा भी चल जाएगा।
नो फॉल थ्रू, यानी इसमें कोड फॉल थ्रू नहीं करते। उसमें तो ये होता था अगर कोई सेमी कॉलन आपने मिस कर दिया तो वो सारी केसेस चल जाती थी, ब्रेक स्टेटमेंट मिस कर गई तो सारी केसेस चल जाती थी। इसको बोलते थे कोड फॉल थ्रू हो गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लूप्स वही 3 है इसमें वही वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर है। इनका सिंटेक्स बिल्कुल सेम टू सेम 100% वही है। वाइल का देख लें, डू वाइल का देख लें, आपको एक जैसा लगेगा। मैं अब यहाँ इसको डिफ़ाइन नहीं करूँगा। आगे क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्लास हमने बनाई सी, आगे उसके फील्ड्स या प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आ जाएगा, उनके इवेंट्स आ जाएंगे, इंडेक्सर, ओवरलोड ऑपरेटर, नेस्टेड टाइप, यानी क्लास के अंदर एक और क्लास भी आप दे सकते हैं। तो ये क्लास का बिल्कुल सिंटेक्स वैसे है। फ़र्क ये है कि C++ की क्लास में आप सेमी कॉलन लगाते थे, इसमें अगर आप लगा भी देंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टैक की क्लास हमने बनाई है, उसमें एक अरे बना रहे हैं वैल्यूज़ की। एक वेरिएबल टॉप का बनाया, उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। इसका एक कंस्ट्रक्टर है, ये अब स्टैक के नाम से है, जो क्लास का नाम है वही नाम यूज़ किया है। ये कंस्ट्रक्टर बनेगा और कंस्ट्रक्टर के कुछ पैरामीटर्स हैं, साइज़, और अंदर हम सिर्फ डॉट डॉट दिखा रहे हैं, सिर्फ ये बताना है कि ये कंस्ट्रक्टर है। इसी तरह एक और मेथड है पुश का और पॉप का, ये दोनों मेंबर फंक्शंस हैं इस क्लास के। ये कंस्ट्रक्टर था, तो ये सारी चीज़ यहाँ डिफ़ाइन है। एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट का बना रहे हैं, एक्स और वाई। इसमें अब आप देखेंगे पॉइंट के कंस्ट्रक्टर को इटसेल्फ मैंने यूज़ कर लिया है, यानी इसमें कंस्ट्रक्टर भी हम बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर आपको याद हो C के स्ट्रक्चर के में हम ये कंस्ट्रक्टर वगैरह इवन कि हम कोई मेथड भी नहीं ऐड कर सकते, जस्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ पे। ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड टू द स्टैक नॉट टू द हीप, यानी इसमें तमाम जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के होते हैं वो स्टैक के ऊपर होते हैं, हीप पे नहीं होते। अब नीचे उनकी एग्जांपल दी गई हैं, इनको आप देख लेंगे, बुक से भी देख लेंगे। उसके बाद विजिबिलिटी मॉडिफायर्स कहते हैं या एक्सेस स्पेसिफायर्स कहते हैं। पब्लिक है, पब्लिक की जो विजिबिलिटी है वो क्लास और क्लास से बाहर जहाँ मर्ज़ी आप उसको यूज़ करें कर सकते हैं। प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं होता। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर भी हम ये विजिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन C++ के स्ट्रक्चर में हम ये काम भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पे अब आप देखें, मैंने एक क्लास बनाई स्टैक की, उसको मैंने पब्लिक रखा और उसमें 2 जो डाटा मेंबर्स हैं उनको मैं प्राइवेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, और 3 जो मेंबर फंक्शंस हैं उसको मैं पब्लिक डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो ये सारे आपके सामने हैं। ये दोबारा वही स्लाइड है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देख लें। यहाँ पे अब आपके सामने स्ट्रिंग है, प्रॉपर्टी टाइप स्ट्रिंग रखी है, और प्रॉपर्टी का नाम है फाइल नेम, और उसके अंदर जो इनपुट पैरामीटर है वो हम सेट कर रहे हैं वैल्यू। अब ये गेटर सेटर फंक्शन है। यहाँ पे C++ की जो बुनियादी फ़ीचर है कि गेटर सेटर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जैसे कि C# में या जावा में हमें नहीं मिलते, हमें ख़ुद बनाने पड़ते हैं। आपको याद होगा C++ में हम गेट नेम, सेट नेम वगैरह ख़ुद से मेथड बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट और गेट के मेथड हमें बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखें कि पब्लिक स्ट्रिंग फाइल नेम, और यहाँ पे सेट की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये वैल्यू है, जो वैल्यू आएगी वो इसमें सेट हो जाएगी, और गेट की प्रॉपर्टी में जो वैल्यू पड़ी होगी वो गेट हो जाएगी। इसी तरह हम यानी और प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं गेटर सेटर के हवाले से, यानी नेम है या रोल नंबर की बना दें, आप क्लास की बना दें, एंड सो फोर्थ। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट फील्ड्स आ जाती हैं। ये भी अब आप देखें कि मैंने न्यू डाटा रखा है d.filename, यहाँ पे myfile.text आ जाएगा, और स्ट्रिंग s.d.filename है तो वो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल है, इसको आप रीड कर लेंगे। मैं आगे चल रहा हूँ। आगे C# इंडेक्सर्स क्या होते हैं। इंडेक्सर अलाउज टू ऑब्जेक्ट indexers and allows to an object indexed such as arrays when you are define the indexer of the class that is behave similar to the virtual array। यहाँ पे जो indexers हैं वो बेसिकली अरेज की तरह काम करते हैं। बेसिकली एक ये वर्चुअल अरे होती है, और उस अरे की मदद से हम उसमें तमाम एलिमेंट स्टोर करते हैं। यहाँ पे अभी इंडेक्सर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें मैंने इन टाइप का दिस के नाम से
यानी ये हमेशा इसका नाम दिस ही रहेगा। अंदर मैं कहता हूँ इंट इंडेक्स, यानी मैं एक इंडेक्सर बना रहा हूँ। अब इसके गेट और सेट प्रॉपर्टीज़ आएंगी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि s.seek, यानी इसके ऊपर हम सीक अप्लाई कर रहे हैं फाइल स्ट्रीम। बेसिकली ये फाइल्स वगैरह रीड करने के लिए या फाइल्स में डाटा राइट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल मेथड्स हैं। s.seek मैंने कहा है, ये इंडेक्स नंबर बता रहा हूँ कि इस इंडेक्स से जाओ और यहाँ से फ़ाइल को रीड करना स्टार्ट कर दो। इसी तरह सेट में हम सेट करवा देंगे, जो वैल्यू देंगे वो उसमें जाके फ़ाइल में सेट हो जाएगी। नीचे अब इसको यूज़ कर लेते हैं हम कि फ़ाइल का f बनाया, इसमें हम इंट x बना रहे हैं। f ऑफ 10 के ऊपर जो पड़ा है वो x में स्टोर कर देते हैं और f ऑफ 10 में हम a भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये फ़ाइल के ऑपरेशंस हैं, कुछ इसमें आपको वैसे नज़र आएंगे, वैसे भी आप कर सकते हैं जैसे C++ में है, लेकिन ये इंडेक्सर का जो एडवांस अप्रोच है ये काफ़ी हेल्पफुल है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग देख लें कि ओवरलोडिंग कैसे होती है, यानी कोई भी आप ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्रैक्शन का, 2 वेरिएबल इंट के बना रहे हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन का कंस्ट्रक्टर है, उसके 2 पैरामीटर्स हैं। उसमें हम कह रहे हैं कि जो एज ए x पैरामीटर आया है वो हम इस x में सेट करवा देंगे, जो y पैरामीटर आया है उसको इस y में सेट करवा देंगे। नीचे अब आप देखें कि पब्लिक स्टैटिक फ्रैक्शन, यहाँ पे अब मैं ये प्लस का ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड कर रहा हूँ। इसको 2 पैरामीटर चाहिए, फ्रैक्शन a फ्रैक्शन b। रिटर्न मैं करवा दूँगा फ्रैक्शन को रिकर्सिव कॉल करके, यानी जो मेरे पास a.x और b.y इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस ये। अब ये फ्रैक्शंस आपको पता है कैसे बनती हैं, मैथमेटिक्स के मतलब पहले पढ़ा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे वही फार्मूला पुट किया हुआ है, कोई इसमें और कोई नई चीज़ नहीं है। नीचे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, फ्रैक्शन a बनाई मैंने, उसमें 1 2 डाल दिया, फ्रैक्शन b बनाई, उसमें 3 और 4 डाल दिया। नीचे फ्रैक्शन c में मैं a और b को जमा करके c में डाल देता हूँ। तो ये अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये भी मल्टीप्लाई होंगे और फिर आपस में ये ऐड होके सी में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये बाकी ऑपरेटर्स आप ओवरलोड कर सकते हैं। प्लस माइनस डिवाइड, ये प्लस का मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। बाकी ऑपरेटर्स आप एज सच ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसका जो यानी सारा कोड है वो आपको C# की बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आखिर में डेलीगेट्स, C++ में जो पॉइंटर्स होते हैं आपने यूज़ किए होंगे, लेकिन C# में पॉइंटर्स का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी लिमिटेड कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, लेकिन C# के अंदर पॉइंटर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें डेलीगेट्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। C# डेलीगेट्स आर सिमिलर टू द पॉइंटर्स टू द फंक्शंस। बेसिकली डेलीगेट इज़ ए रेफरेंस टाइप, ए वेरिएबल दैट होल्ड द रेफरेंस टू ए मेथड, यानी एक मेथड के अंदर जो एक वेरिएबल होता है उसको हम रेफरेंस के थ्रू होल्ड करके यूज़ करते हैं। एंड डेलीगेट्स आर स्पेशली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इवेंट्स एंड द कॉल बैक मेथड्स। जो हम इवेंट्स बनाते हैं बटन्स वगैरह और इन तमाम कंट्रोल्स के, उनके लिए ये डेलीगेट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए जो क्लास इस्तेमाल होती है वो बेसिकली system.delegate की क्लास, जो हम ऊपर इंक्लूड करेंगे टॉप के ऊपर। ए डेलीगेट इज़ द रेफरेंस टाइप दैट डिफाइन ए मेथड सिग्नेचर, यानी जिस हमने फंक्शन को डेलीगेट बनाना है तो हम डेलीगेट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन पॉइंटर होगा। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक भी हो सकता है, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ये, और इसमें तमाम इवेंट हैंडलिंग भी हम कर सकते हैं। आखिर में इवेंट्स आर यूज टू एक्शन दैट सपोज की प्रेस, माउस से क्लिक हुआ, बटन प्रेस किया, और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हमने की वो इसके साथ कम्युनिकेट होंगी। इवेंट यूज़ द पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। पब्लिशर इज़ ए ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द इवेंट एंड डेलीगेट्स। तो यहाँ पे पब्लिशर बेसिकली वो कंटेन होती है, यानी इवेंट की डेफिनेशन होती है। द इवेंट डेलीगेट एसोसिएशन इज़ आल्सो डिफाइन इन ऑब्जेक्ट and the publisher class object invokes the event and it notice for other object। तो यहाँ पे बाकी दूसरा हिस्सा इसका सब्सक्राइबर का होता है, इज़ ए ऑब्जेक्ट दैट एक्सेप्ट द इवेंट्स, यानी बेसिकली सब्सक्राइबर एक इवेंट हैंडल प्रोवाइड करता है कि
वहाँ से इवेंट तो आ गया, अब वहाँ पे हैंडल कहाँ होना है, बेसिकली वो सब्सक्राइबर वाले हिस्से में होता है आके, इसको हम इवेंट हैंडलर भी कहते हैं। ये तो इवेंट जनरेट करेगा, यहाँ पे वो इवेंट हैंडल होंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने C# का जो बकिया हिस्सा था वो मैंने कंप्लीट किया है। हम यहाँ पे C# की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको एक चैप्टर में ही देखना है, तो उस हवाले से हमने फास्टली इसको देखा है। बाकी आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने आपको इसका फर्स्ट प्रोग्राम भी बना के दिखाया, और इसके अलावा आज हमने थोड़ी सी एक एडवांस यानी इनहेरिटेंस की एग्जांपल भी देखी, तो वो आप इम्प्लीमेंट करें। टूल मैं बता चुका हूँ आपको, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें, यानी स्टैंडर्ड उसका जो वर्जन है वो वाला, और उसमें आप C# का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करें और ये कोड लिखेंगे तो ऑफ कोर्स रन करेगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।